हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड। हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि नेशनल इनकम को मेज़र करने के तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ने हैं। नेशनल इनकम को मेज़र करने के तीन मेथड हैं। एक है आपका वैल्यू एडिड मेथड, एक है आपका इनकम मेथड और एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि तीन फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शंस के कारण इनकम जनरेट होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में, और यही एक्सपेंडिचर फेज। तो तीन फेसेस हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के। इसलिए तीन डिफरेंट मेथड है। मेथड आप कोई भी यूज़ करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम मेथड किसको कहते हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड्स का मतलब क्या हो गया? Income method. In this method, all the incomes that acquire to the factor of productions by the way of wages, rent, profit, interest, etc. are sum up to obtain the national income. कह रहे वो सारी इनकम जो एक्वायर करेगा, कौन करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कौन थे? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। लेबर को क्या मिलती है? बेजेस। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलेगी? बेजेस। एंटरप्रेन्योर को क्या, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, और उनको जो उनकी सर्विसेज के लिए मिलता है इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर इनकम, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो इनकम है, जो फैक्टर इनकम है, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा, सम अप कर दूंगा, ठीक है, टोटल कर दूंगा इनको, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी। ये डेफिनेशन कह रही है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। इन दिस मेथड ऑल द इनकम डेट एक्वायर, ठीक है ना, एक्वायर का मतलब रिसिप्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम ड्यू या जनरेट हो जानी चाहिए, बस काफ़ी है। रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ड्यू और जनरेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्वायर हो जाएगी, किसको मिलेगी? टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। किस वे में मिल? बाय द वे ऑफ, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। और उनको जैसे ही आप सम अप कर देते हो, यानी कि जो भी इनकम है अगर आप उसको सम अप कर देते हो तो आप ऑब्टेन करते हो नेशनल इनकम, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखा है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। जो भी फैक्टर इनकम है अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर कमाई जा रही है, डोमेस्टिक टेरिटरीज डिस्कस हम लोग कर चुके थे पहले, ठीक है, फिर भी एक बार आईटी दे देता हूँ। ये मान के चलिए इंडिया है, ठीक है। तो अगर इसके अंडर डोमेस्टिक टेरिटरीज का मतलब हो गए जो बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, अगर उसके अंडर में आप कोई भी चीज़ जनरेट होती है, वो उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलती है, तो वो किसका पार्ट बनेगा? डोमेस्टिक का। और जब कोई भी फैक्टर इनकम अगर कौन अर्न करेगा? नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करेगा, तो उसको नेशनल इनकम की बात बोली जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं सिंपल सी बात बोल दूं, इनकम मेथड में कुछ और नहीं होता, सम अप। आप सम अप करते हो किसको? फैक्टर इनकम को, ऑल फैक्टर इनकम। ये होता है नेशनल इनकम मेथड। अब देखिए क्या दे रखा है, ठीक है। कंपोनेंट दे रखे हैं ऑफ द इनकम मेथड। इनकम मेथड को कंप्यूट करने के, वैसे हम लोगों ने पढ़े चार ही ढंग होते हैं, लेकिन उसको सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है, जो 1993 में इन्होंने ये 5 कंपोनेंट दे रखे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, या इनकम बाय द यूजिंग इनकम मेथड। वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अपनी भाषा में बोलूँ तो ये सैलरी और वेजेस की बात करता है, जो भी हम लोग पढ़ के आए। दूसरी बात, रेंट एंड रॉयल्टीज,
तीसरा इंटरेस्ट, जो कैपिटल पे हम लोग देते हैं। चौथा प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। और लास्ट मिक्स इनकम। मैं तो ये कह रहा हूँ मिक्स इनकम का मतलब वो इनकम जो कहीं नहीं जा रही, जो बच गई वो मिक्स इनकम, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को देते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट है, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला कंपोनेंट जो है हमारा वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या बताया? द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। किसको पेड होगा? एम्प्लॉय को पेड होगा। कौन करेगा? एम्प्लॉय करेगा। यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का सबसे पहला रूल कि यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी पेमेंट ऐसा मिल रहा है जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है तो पार्ट नहीं बनेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि पहली ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयर इनको पेमेंट करेगा वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए देना चाहिए। यानी कि जिसके लिए इनको पेमेंट मिल रहा है वो किस नेचर की होनी चाहिए? प्रोडक्टिव सर्विसेज होने चाहिए, ठीक है, तभी वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट बनेगा। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब जो उनको बेसिस या सैलरी दी जा रही है। 3 ढंग से ये दी जा सकती है। तो पहले मैंने 2 बातें बताई। मैंने कहा कौन किसको पेड करेगा, यानी कि सबसे पहला रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा, ये प्रोडक्ट कब दोगे आप? प्रोडक्टिव सर्विस के। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कैश का मतलब हो गया मॉनिटरी बेनिफिट्स। मॉनिटरी बेनिफिट्स जैसे कि बेसिक पे, डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस का हो गया कैश में जो पेमेंट मिलता है आपको। जैसे सपोज करो मैंने ये घर ले लिया किराए पे, ठीक है, और इसका किराया 10,000 रुपीज आता है, और ये 10,000 रुपीज जो है वो कंपनी पे कर रही। कौन पे कर रही है? कंपनी पे, या एम्प्लॉयर मेरा पे कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है मेरा। तो ये जो 10,000 है इसको बोलूंगा हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। तो जो आपके मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं यानी कि कैश में दिए गए बेनिफिट्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश। बट इसमें एक बात है, अगर कोई भी पैसा रीइंबर्स किया गया, रीइंबर्समेंट कराया गया, रीइंबर्समेंट का अलग क्या हो गया? सपोज करो मैंने कोई पेमेंट कर दिया, बाद में कंपनी ने उसको मुझे पे बैक कर दिया। ऑफिशियल वर्क के लिए मैंने वो काम किया था तो वो रीइंबर्स करा दिया। जैसे मान के चलो मैं कंपनी के काम से कहीं पर गया आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड सिटी गया, आउट ऑफ स्टेशन गया, किसके काम से? कंपनी के काम से। तो वहां पर जो होटल वगैरह में रहा, खाना पीना खाया, कंपनी के वर्क से गया था, उसके बिल मैंने कंपनी में लगा दिए, कंपनी ने बाद में उस बिल का पेमेंट मुझे कर दिया। तो ये क्या हुआ? रीइंबर्स हुआ। यानी कि पेमेंट मैंने कर दिया था और ऑफिशियल वर्क के लिए पेमेंट किया था, उसका मुझे कंपनी ने पे बैक किया। तो ये चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी वेजेस एंड सैलरी इनकम, ठीक है, क्योंकि वो मैंने ऑफिशियल वर्क में किया। ऐसी अगर कोई भी चीज सैलरी और वेजेस इन काइंड मिल रही है, काइंड का मतलब हो गया नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, और सिंपल भाषा में बोलूं तो फैसिलिटी। आपने कई बार नाम सुना होगा पर्क्स। क्या बोल रहा हूं? क्या नाम दे रहा मैं? पर्क्स या परक्यूजिट, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये क्या होते हैं? फैसिलिटीज होती हैं। ये क्या है? फैसिलिटीज है। जैसे कि मान के चलो रहने के लिए घर दे दिया कंपनी ने। अभी पहले वाले केस में क्या था? घर मैंने ढूंढा था, उसका किराया वो दे देते थे, रेंट वो पे कर देते थे मुझे। पर यहां पर केस दूसरा है, क्या रहे? रहने के लिए ही घर दे दिया, दैट इज कॉल्ड द रेंट फ्री एकोमेंडेशन। तो ये बेनिफिट है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है कैश और काइंड में? काइंड का मतलब हो गया कि अगर आपने वो चीज यूज नहीं करी तो वो बेनिफिट लूज हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वेजेस और सैलरी में अगर आपने उतना बेनिफिट यूज भी नहीं किया तो भी कंपनी उसको पे बैक कर देती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? इसमें भी एक बात है कि कोई अगर ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे इस समय कोविड की सिचुएशन चल रही, तो मान के जो हॉस्पिटल्स जो पीपीई किट्स देता है उनको पहनने के लिए अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सिंग स्टाफ को, वो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल वर्क।
तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे यूनिफॉर्म वगैरह दे देते हैं, यूनिफॉर्म दे दी, या कोई भी ऐसे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दे दिए, गिफ्ट या काइंड्स दे दिए, जो कि ऑफिशियल वर्क के जो होती है, तो वो पार्ट नहीं बनेंगे किसके, वेजेस और सैलरी के पार्ट नहीं बनेंगे। तीसरा आया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब हो गया जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं। प्रोविडेंट फंड्स क्या होते हैं? अच्छा, एक बात हम लोगों को पता है कि अपने यहाँ 60 एक एज होती है जहाँ पर उसके बाद लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट की एज हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग जिंदा रहते हैं, तो डिपेंडेंसी रहती है दूसरों पे। इसको हटाने के लिए अपनी गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने आप को सिक्योर रखो, फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहे, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ फंड्स क्रिएट करते हैं। ग्रेचुटी हुआ, प्रोविडेंट फंड्स हुआ। प्रोविडेंट फंड्स कंपलसरी होता है, ठीक है ना, कंपलसरी होता है। एक सर्टेन अगर आप इनकम जनरेट करते हो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टाइम, तो गवर्नमेंट उसको कंपलसरी कर देती है। इसमें होता है क्या, मान के चलो ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर एक एम्प्लॉय, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टाइम उसको कुछ पैसा फंड में, यानी कि प्रोविडेंट फंड में डालना चाहिए, जिससे कि उसका आफ्टर रिटायरमेंट बाद वो सिक्योर रहे, उस पर किसी कोई भी, ठीक है, किसी पे भी वो डिपेंडेंट ना रहे, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट ने स्कीम्स वो लगी, जितना ये कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोज करो ये 10% अपनी बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करो, उतना ही एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, यानी कि एम्प्लॉयर भी उसमें पैसा डालेगा। अब ये जो पार्ट है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये जोड़ा जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, पर ये जो पार्ट है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो प्रोविडेंट फंड में वो जोड़ा नहीं जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जोड़ा नहीं जाएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो पहला कंपोनेंट ये था। चलिए, पहला कंपोनेंट समझ में आ गया हम लोगों को कि कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय की बात चल रही है। दूसरा क्या लिखा हुआ, दूसरा लिखा हुआ आपका रेंट एंड रॉयल्टीज। कह रहे रेंट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज अराइजेस फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैं किसी की ओनरशिप का किसी को राइट टू यूज दे देता हूं, मतलब कि आप अपने घर की तरह से ट्रीट करो किसी भी लैंड और बिल्डिंग को, तो फिर उसको, उस पर जो हमें इनकम जनरेट होती है उसको रेंट बोलते हैं। जब हम लोग रेंट को ऐड करेंगे नेट, तो उसमें एक्चुअल रेंट भी आएगा। एक्चुअल रेंट किस पे देते हैं, जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, जो आपने एक्चुअल में किराए पे उठा रखी होती है, उससे जो रेंट आता है उसको मैं बोलता हूँ एक्चुअल रेंट। और इम्प्यूटेड वर्ड कब बोलते हैं, जब आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज पे जो रेंट आता है, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है, एक्चुअल में आप रेंट तो पे नहीं कर रहे। जैसे मैं इस घर में रह रहा हूं, तो ये मेरा खुद का घर है, तो मैं इस पे रेंट तो पे नहीं कर रहा हूं, पर अगर मैं ना रहता तो क्या रेंट जनरेट होता है, तो वो वैल्यू भी इंक्लूड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेंट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल और इम्प्यूटेड दोनों रेंट को ऐड किया जाएगा, ठीक है। इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। अगर ये ना रहता किराए पे, तो अगर मैं ना रहता तो फिर किराए पे कितना रेंट मिलता, तो उसको भी ऐड करते जब रेंट को निकालते। रॉयल्टीज किस पे मिलती है, जब आप ग्रांटिंग इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग द लीज राइट, ठीक है ना, लीज राइट देते हो किस पे, सबसॉइल एसेट्स। सबसॉइल एसेट्स कौन सी होती है, जनरली जो कोल माइंस होती हैं, आयरन ओर होते हैं, इनको सबसॉइल एसेट्स बोलते हैं। जब आप इनकी माइनिंग की किसी को राइट दे देते हो, लीजिंग राइट दे देते हो, तो उस पर जो इनकम जनरेट होती है, डेट इज कॉल्ड द रॉयल्टीज। गवर्नमेंट दे देती है कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को। तीसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट। तीसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो कह रहे हैं इंटरेस्ट रिफर्स टू द अमाउंट रिसिप्ट
अमाउंट रिसिप्ट क्यों मिलेगा? फॉर लेंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट। आपने किसको फंडिंग दे रखी है? आपने किसको दे रखी है फंड? आपने दे रखा है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब बिजनेस को। अगर मैंने किसी बिजनेस को फंड दे रखा, उससे जो इनकम आ रही है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड, उस पे जो इनकम आ रही है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट में भी वर्ड बोला गया कि एक्चुअल इंटरेस्ट भी हो सकता है और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी हो सकता है। एक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब हो गया जो लोन्स वगैरह आप लेते हो, जो लोन से आपको मिलती है इनकम। और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट का लोग कैपिटल, जैसे मान के चलो मैंने अपनी कैपिटल लगा दी, उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, या जो नहीं मिल पा रहा है, पर अगर मैं शायद वो बैंक में या किसी और को लोन देता तो मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी मेरी वैल्यू इसमें एस्टिमेट की जाएगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है? अगर कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेड कर रही है किस पे? पब्लिक डेब्ट पे, वो इंक्लूड नहीं है। कोई भी इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है बाय एन इंडिविजुअल के द्वारा, क्यों? क्योंकि उसने लोन किस पर्पस के लिए लिया? कंजप्शन पर्पस के लिए लिया, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और कोई भी एक फर्म ने दूसरी फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो वो भी उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक तो हम लोगों को पता है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए रिवार्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसने, ठीक है, ये रिस्क बियर किया है, तो इट इज एन रिवार्ड। एंड रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम का हो गया रिमेनिंग इनकम, जो इनकम बच जाती है। कब बच जाती है? आफ्टर पेइंग ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद जो इनकम बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में 3 एलिमेंट है, और अगर मैं अकाउंट्स की टर्म्स में बात करूं तो ये जो प्रॉफिट है ना, वो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे आप पीवीटी कहते थे। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, यानी कि इस वाले प्रॉफिट में ये 3 बातें इंक्लूड है। एक तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो कंपनी को बिजनेस टैक्स पे करना है वो। दूसरा आपका डिविडेंड, और तीसरा आपका रिटेन अर्निंग। ये तीनों चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा है इट इज द रिवार्ड या रेसिडुअल इनकम, जो कि एंटरप्रेन्योर्स अर्न करेगा आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, ऑल द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके बाद ये 3 चीजें होती है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब हो गया बिजनेस टैक्स। जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस को जो टैक्स दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट, जो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट का हिस्सा बांटा गया उसको डिविडेंड कहते हैं। और जो प्रॉफिट का हिस्सा बच गया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो कंपनी अपने पास रखती है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, या कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा लिए प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट बचता है वो है आपका मिक्स इनकम। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है सर, इनकम जनरेट, ठीक है ना, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। इनकम विच इज जनरेट बाय द ओन अकाउंट्स वर्कर्स। अब ओन अकाउंट्स वर्कर किनको कहते हैं? ओन अकाउंट्स वर्कर कहते हैं फार्मर्स को, ठीक है, प्लम्बर्स को, ठीक है, ये ओन अकाउंट्स वर्कर्स हैं। और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब हो गया अनरजिस्टर्ड। जो अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी होती हैं आपकी, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए आपके, रिटेलर्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके कौन होते हैं? ठीक है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। तो इनसे जो इनकम, ये जो इनकम जनरेट करते हैं वो मिक्स इनकम का पार्ट बनता है। या फिर कोई भी ऐसे एलिमेंट, जो अभी हम लोग 4 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़ के आए अभी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर मैं इन चारों एलिमेंट्स में से अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की इनकम को मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं तो वो भी मिक्स इनकम का पार्ट बन जाएगी।
सेकंड लाइन ये कह रही है इनकम दैट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ द above mentioned एलिमेंट और फैक्टर इनकम विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे सपोज करो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो वहां पर मैं सैलरी भी लेता हूँ प्लस मुझे प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलता है, और मुझे ये नहीं पता चलता कि सैलरी कितनी मिल रही, प्रॉफिट कितना मिल रहा। एक कंबाइंड चेक आता है 5 लाख रुपीस का, तो फिर ये जो 5 लाख है ना वो मिक्स इनकम का पार्ट बनेगा, क्योंकि आप इनको सेग्रीगेट या सेपरेटेड नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप इन पांचों एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो, वैसे ही आप निकाल लेते हो डोमेस्टिक एलिमेंट, डोमेस्टिक इनकम। जैसे आप इन पांचों एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक इनकम पर पहुंच जाओगे। तो अब न्यूमेरिक में हम लोग कैसे इसकी मदद लेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट यहां पर लिखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस जब मैं बात करता हूं तो मैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा, रेंट एंड रॉयल्टीज एंड प्रॉफिट, अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा तो मेरी ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगी। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चंस में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे देते तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनका कॉम्बिनेशंस को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। कंप्यूटेशंस कैसे करेंगे नेशनल इनकम की, अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिक पार्ट पे कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो जो आपने पांचों एलिमेंट्स पढ़े, आप उन पांचों एलिमेंट्स को जोड़ोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जिसमें तीनों एलिमेंट आएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स और मिक्स इनकम। इन पांचों एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे तो आपको डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग ठीक है एनडीपी एट एफसी कहते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम। ओके, ये सिंपल मेथड है, बहुत आसानी से समझने वाला है। इसके न्यूमेरिक में बहुत रेयर चांसेस हैं कि गलती होगी, अनलेस और अनटिल आपने कोई चीज ध्यान से ना सुनी। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है, प्रिकॉशंस दे रखे हैं ऑफ इनकम मेथड जब आप यूज करोगे, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है। जैसे ट्रांसफर इनकम नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है जब हम लोग इनकम मेथड यूज करें तो हम कह रहे हैं फैक्टर इनकम, तो ट्रांसफर इनकम पार्ट नहीं बनेगी। यानी कि जो करंट ट्रांसफर अगर आपको दिख रहा है, पेंशन दिख रही है, तो ये कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे जब आप इनकम मेथड लगाओगे नेशनल इनकम। सेल्स ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को करंट फ्लो में कोई असर नहीं पड़ता, ये पहले से ऐड हो चुके हैं, तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को इंक्लूड नहीं किया जाता। बट अगर इन गुड्स को बेचने में कोई कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट होता है तो उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐसी सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स किसको कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं शेयर्स को, डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को। अगर इनको सेल करते हो तो ये कभी ऐड नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं है। पर हाँ, अगर आप इनको बेचते समय जो इनकम जनरेट होती है थ्रू द ब्रोकरेज और कमीशन से, वो ऐड की जाएगी। विंडफॉल गेन, यानी कि जो इनकम है, लॉटरी इनकम है, रेस इनकम, हॉर्स रेसिंग इनकम है, ठीक है, या कोई भी बैटिंग वगैरह आप करते हो उस पर जो आपको इनकम मिल रही है, ठीक है, ऐसे जो भी आपके विंडफॉल गेन है उसको जोड़ा नहीं जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज, ठीक है, जैसे घर में जो काम होते हैं, घर के जो हम लोग काम करते हैं, अगर हम लोग घर के खुद काम कर रहे हैं तो वो कभी इंक्लूड नहीं होगा किसमें, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे मम्मी खाना बना रही, डोमेस्टिक वर्क कर रही, तो वो कभी पार्ट नहीं बनेगा। बट हाँ, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहे हैं फॉर द सेल्फ कंजप्शन, जैसे फार्मर, जो फार्मर गुड्स बना रहे हैं फॉर द सेल्फ कंजप्शन, इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। इम्प्यूटेड रेंट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से वही बात लिखिए कि इम्प्यूटेड रेंट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। इम्प्यूटेड का हो गया जो एक्चुअल में नहीं हुआ, पर हाँ हम लोग कंसीडर उसको करेंगे। लास्ट यहाँ पर लिखा है कि पे आउट, पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट सेविंग, अगर कोई पास्ट सेविंग से कुछ आपको पेमेंट मिल रहा, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करंट इनफ्लो से नहीं होगा। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी। इसकी सारी बातें हम लोगों की कवर हो गई। अब एक न्यूमेरिक करूंगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए कराने के लिए मैं कर रहा हूँ, और भी क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल एक क्वेश्चन ये देखेंगे हम लोग, ये आया है सीबीएसई में, इसीलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। फाइंड आउट द नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि एनएनपी
एट MP निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबको एक बात तो समझनी होगी कि अगर मैं पांचों एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा तो मैं डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट देख लेंगे। चलिए करते हैं मेरे साथ से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट दे रखा है 400 करोड़ का, बेजेस एंड सैलरी दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, रेंट दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है। कंपनसेशन ऑफ फिक्स एसेट्स को हम लोग डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग भी दे रखी है। चलिए सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मेट के ढंग से करेंगे जिससे कि हम लोगों को सारी बातें आसानी समझ में आ जाए। कंप्यूटेशन ऑफ NNP एट MP निकालना है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? इनकम मेथड यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट दे रखा है, इन करोड़ दे रखा है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालें। हम लोगों को पता है इसमें तीन चीजें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? सैलरी और बेजेस, ठीक है, और सैलरी एंड बेजेस कैश एंड काइंड, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। सैलरी एंड बेजेस दिख रही है मुझे 1000 करोड़ की, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर दे रहा है 100 रुपीज का। तो ये मैं दोनों चीजें यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसका पहला पार्ट हम लोगों का बेजेस एंड सैलरी, इंटरनल लिख रहा हूँ 1000। बी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 करोड़ का। टोटल कंट्रीब्यूशन इनका 1100। दूसरा एलिमेंट हम लोगों का क्या है? रेंट एंड रॉयल्टीज। देखें इसमें किस नाम से दे रखा है ऊपर। दूसरा हम लोगों को दिख रहा है रेंट है। रेंट कितना दे रखा है? 300। तो रेंट दे रखा है 300, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दे रहा हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं। तीसरा एलिमेंट हम लोगों का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट दे रखा है, कितने का दे रखा है? 400 करोड़ का। $400 करोड़। फिर है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है? नहीं दे रखा प्रॉफिट डायरेक्टली। इन्होंने 3 एलिमेंट दे रखे हैं उसके। कॉर्पोरेट टैक्स 50 करोड़ का, डिविडेंड 200 का, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60 का। ठीक है, तो प्रॉफिट के तीनों एलिमेंट लिख ले रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड सी, रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स कितने का दे रखा है? कॉर्पोरेट टैक्स 50 रुपीज़ का, डिविडेंड 200 का, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60 का। तो 50, 200 एंड 60। तो ये आपका हो गया 310। लास्ट कौन सा है अपना? मिक्स इनकम। फिफ्थ है अपना मिक्स इनकम।
मिक्स इनकम फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दे रखे ऊपर क्वेश्चन में। जब मिक्स इनकम दे ही नहीं रखी क्वेश्चंस में, ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, तो मिक्स इनकम नहीं दे रखी, मिक्स इनकम दे रखे तो उसको भी ऐड कर देते हम लोग, तो मिक्स इनकम नहीं दे रखी तो इसको हम लोग डैश कर देते। पांचों एलिमेंट्स हो गए मेरे। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरी बन के आएगी डोमेस्टिक इनकम। क्या है ये? मेरी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपी एट एफसी। तो कितनी टोटल हो रही है वैल्यू? 0 1 3 4 7 10 11 1। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसे वैल्यू क्या चाहिए? एन एन एट एम पी चाहिए, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेट प्रोडक्ट वैल्यू एट द मार्केट प्राइस चाहिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी चाहिए, एन एन पी एट एमपी। अब देखो नेट को नेट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी कैसी है? नेट। तो डेप्रिसिएशन का कोई खास यूज है नहीं। ग्रॉस बोलते तो हम लोग को चेंज करना पड़ता। अब डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल में जाना चाहते हो तो क्या आपको नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करनी पड़ेगी? डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना चाहते हो तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्वेश्चंस में कितनी दे रखी है? नेट इनकम टू एब्रॉड दे रखी है, ठीक है, -20। यानी कि अगर 2 दे रखी है तो अगर मैं इसको फ्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो ये प्लस की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो नेट इनकम 2 एब्रॉड दे रखी है, तो अगर मैं नेट इनकम 2 एब्रॉड करूंगा तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। आप समझ लो, मैं थोड़ी सी बात समझा दे रहा हूँ। अगर नेट इनकम 2 एब्रॉड लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड में से क्या माइनस हुआ होगा? फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड में से, फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड में से माइनस हुआ होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना। और वैल्यू आ रही माइनस की 20, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ज़्यादा हुई होगी 20,000 पे। तो अगर नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालते हैं तो हम लोग को इसका मतलब प्लस की वैल्यू ही मिलेगी, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट प्लस लिख दिया। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट बोल रहे हैं वो कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना। फैक्टर कॉस्ट से तो क्या NIT प्लस करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट एक्सेस। क्या क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट एक्सेस दे रखा है? आपको दे रखा है नेट इनडायरेक्ट एक्सेस कितना दे रखा है? 80 रुपीज का। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 1 2 2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। आंसर सॉल्व हो जाएगा, यही सॉल्यूशन है आपका। ये मैंने आज एक क्वेश्चन इसलिए कराया जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये कराया। अब देखो इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें कंसीडर कर ली। फैक्टर कंपनसेशन ऑफ फिक्स एसेट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि क्वेश्चन नेट का ही वैल्यू निकली और नेट की ही दे रखी थी। अगर ना दे रखा होता तो इसको भी हम लोग ट्रीट करते। इसकी कोई यूज़ हम लोग को नहीं पड़ा। डेप्रिसिएशन का इस वाले क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं पड़ा। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सारी चीज़ें यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद भी करें, जो डाउट है वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल दें उस क्वेश्चंस को, तो मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैंने केवल इनकम मेथड पढ़ाया और आपको कुछ बेसिक बातें बताई, प्रिकॉशंस क्या है वो बताया, और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए स्टेप्स क्या लेने वो डिस्कस करें। तो स्टेप कोई खास नहीं, सबसे पहले आप क्या करते हो? पांचों कंपोनेंट को ऐड कर देते हो, और ये बात याद रखना, इन तीनों कंपोनेंट को आप इकट्ठा बोलते हो ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। इससे डोमेस्टिक इनकम में पहुंचते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन डिमांड करता है उस पर पहुंच जाते हैं, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।